हेलो फ्रेंड्स, मनोज राजगुरु की पॉलिटिकल साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरे वीडियो, उनके कंटेंट और उनका प्रेजेंटेशन पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे और एक ही प्लेटफॉर्म पर आप मेरे सारे वीडियो को एक्सेस कर सकें। थैंक यू। आज की क्लास में हम लोग राज्यपाल से ही जुड़ा हुआ एक और अगला टॉपिक देखेंगे और वो है राज्यपाल के कार्य और शक्तियां, फंक्शंस एंड पावर्स या पावर्स और फंक्शंस। हम लोग ये पिछली क्लास में पढ़ा था कि राज्यपाल जो है वो राज्य का संवैधानिक प्रधान है, कार्यपालिका प्रधान है, लेकिन साथ ही साथ वो दोहरी भूमिका निभाता है। वो केंद्र के एजेंट के रूप में या केंद्र के अभिकर्ता के रूप में भी काम करता है क्या, ये भी एक सोचने और समझने वाली बात है। तो जब हम राज्यपाल के कार्य और शक्तियां पढ़ते हैं तो ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाती है कि राज्यपाल की वास्तविक भूमिका क्या है। क्या राज्यपाल केवल औपचारिक प्रधान मात्र है? क्या राज्यपाल केंद्र के या संघ के अभिकर्ता के रूप में काम करता है? तो ये सारी बातें इस टॉपिक से स्पष्ट होती है जो हम लोग आज देखने जा रहे हैं। मोटे तौर पर यदि हम देखें तो हम कह सकते हैं कि संविधान में राज्यपाल को 4 मेजर क्षेत्र के अंदर शक्तियां प्रदान की गई है। सबसे पहली बात हम लोग करेंगे उसकी कार्यपालिका से जुड़े हुए फंक्शंस क्या है, या कार्यपालिका से जुड़े हुए वो कौन कौन से कार्य करता है। दूसरा हम लोग देखने की कोशिश करेंगे व्यवस्थापिका यानी कि विधानसभा या विधानमंडल से जुड़े हुए उसके फंक्शंस और पावर्स क्या है। तीसरी बात हम लोग देखेंगे राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां क्या है। और चौथी और अंतिम बात यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां क्या है, जुडिशियल फील्ड के अंदर वो किन पावर्स को यूज में करता है। इनके अलावा संविधान में एक विशेष प्रावधान जो राज्यपाल को लेकर किया गया है वो है उसका डिस्क्रिशनरी पावर यानी कि स्वविवेकीय शक्तियां। तो ये एक अलग 5वां सेक्टर हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे राज्यपाल के कार्य और शक्तियों को लेकर। हम शुरू करते हैं। सबसे पहले राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां क्या है, वो पावर्स जो वो एग्जीक्यूटिव से जुड़े हुए हैं या एग्जीक्यूटिव से जुड़े हुए किन किन क्षेत्रों के अंदर वो काम करता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 153 और 154 की। 153 और 154 के अंदर राज्यपाल जो है वो समस्त कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग करता है। और सारी कार्यपालिका की शक्तियां, राज्य से जुड़ी हुई जो कार्यपालिका की शक्तियां हैं वो राज्यपाल के पद के अंदर निहित की गई है। जैसे हम लोगों ने देखा था कि केंद्र के अंदर सारी कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति के अंदर निहित है, उसी तरह से राज्य के अंदर राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल के अंदर निहित है। बात केवल निहित की है, वो प्रयोग करता है या नहीं करता है वो हम लोग समझ चुके हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था है और उनका वास्तविक प्रयोग केंद्र में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जिस प्रकार से करता है उसी प्रकार से राज्य में मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। लेकिन फिर भी सारी कार्यपालिका शक्तियां जो है वो राज्यपाल के अंदर या राज्यपाल के पद में निहित की गई है। अब इनमें कौन कौन सी कार्यपालिका शक्तियां यूज करता है, तो सबसे पहले हम अपॉइंटमेंट्स या नियुक्तियों की बात कर सकते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं कि राज्य का जो वास्तविक कार्यपालिका प्रधान है मुख्यमंत्री, उस मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। प्रोसेस वही है, संसदीय शासन व्यवस्था है, इसलिए जिस दल को बहुमत मिलता है विधानसभा के अंदर आम चुनावों के बाद, उस दल के नेता को मुख्यमंत्री के पद पर अनिवार्यतः नियुक्त करने के लिए राज्यपाल बाध्य है। तो इस रूप में वो राज्य मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। हालांकि मुख्यमंत्री की नियुक्ति में के संबंध में राज्यपाल के पास कुछ स्वविवेकीय शक्तियां भी हैं जो हम थोड़ी देर बाद में देखेंगे। लेकिन फिलहाल हम ये समझ लेते हैं कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने में राज्यपाल की अहम भूमिका होती है और वो उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त करता है जिस दल को आम चुनावों के बाद विधानसभा के अंदर बहुमत प्राप्त होता है। इसी तरह से जब मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो जाती है तो मुख्यमंत्री के परामर्श से मुख्यमंत्री जिन नामों को रिकमेंड करता है अपने बहुमत दल में से, उन लोगों को राज्य के मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद के अंदर मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। तो कहने का मतलब मुख्यमंत्री के साथ साथ मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसी प्रकार से जैसे आपने पढ़ा था कि केंद्र के अंदर जो केंद्र सरकार का जो वकील होता है, उसी तरह से राज्य के अंदर भी राज्य सरकार का एक वकील होता है जिसको हम महाधिवक्ता के नाम से जानते हैं।
तो महाधिवक्ता की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है, और यहाँ तक कि उसका कार्यकाल क्या होगा, यानी कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक, उसकी इच्छा तक महाधिवक्ता जो है वो अपने पद पर बना रहता है। तो ये आर्टिकल 165 के तहत एक और प्रावधान जो राज्यपाल के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। एक और बात यहाँ पर हम कर सकते हैं नियुक्तियों में, आप लोगों को पता है राज्य के अंदर शिक्षा से जुड़ी हुई यूनिवर्सिटीज होती है, विश्वविद्यालय होते हैं। उन विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति, चांसलर जो है वो राज्यपाल होता है। ये एक्स ऑफिशियो पोस्ट है, जिसको हम बोलते हैं पदेन पद। जो व्यक्ति जिस समय राज्यपाल होगा वो उस राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों का चांसलर या कुलाधिपति होगा, लेकिन वो केवल नाम मात्र का कुलाधिपति है, यानी कि शक्तियां वो प्रयोग में नहीं लाता है। शक्तियों को प्रयोग में लाने के लिए या यूनिवर्सिटी को मॉनिटर करने के लिए, इंस्ट्रक्शन देने के लिए कुलपति, जिसको हम बोलते हैं वाइस चांसलर, का प्रावधान किया जाता है, और ये वाइस चांसलर की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना, जब हम महाधिवक्ता की बात कर रहे हैं या कुलपति की नियुक्ति की बात कर रहे हैं, राज्यपाल केवल नियुक्त करता है, उसमें उसका स्वविवेक नहीं होता है। मंत्री परिषद जिन नामों की सिफारिश करता है उन्हीं लोगों को वो महाधिवक्ता के पद पर भी नियुक्त करता है, और इसी प्रकार से कुलपति की नियुक्ति का भी एक तरीका है जिसमें राज्यपाल का अपना स्वविवेक काम नहीं करता है। तो यहाँ हम ये बता सकते हैं कि कुलपति की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसी तरह से जैसे केंद्र में यूपीएससी होता है, संघ लोक सेवा आयोग, उसी प्रकार से राज्य के अंदर भी पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम राज्य लोक सेवा आयोग कहते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की, इसी तरह से वित्त आयोग के अध्यक्ष की और उनके सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन यहाँ पर भी उसका स्वविवेक काम नहीं करता है। इसी प्रकार से स्टेट के अंदर इलेक्शन कमीशंस भी होते हैं, जैसे सेंटर के अंदर मुख्य चुनाव आयोग होता है, उसी प्रकार से राज्य के अंदर भी चुनाव आयोग होते हैं। तो चुनाव आयोग के सदस्य राज्य का मुख्य चुनाव आयुक्त और उसके सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं जो कार्यपालिका से जुड़ी हुई शक्तियों के तहत हम राज्यपाल के बारे में बता सकते हैं। यहाँ हम एक चीज और कह सकते हैं कि चूंकि राज्यपाल कार्यपालिका का प्रधान है, इसलिए वो सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार भी रखता है। वास्तविक कार्यपालिका प्रधान मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद है, तो मुख्यमंत्री से, चूंकि मुख्यमंत्री को हम कहते हैं कि वो मंत्री परिषद में सबसे मुख्य स्थान रखता है, सबसे पहला है, तो इसीलिए मुख्यमंत्री से वो सभी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस जो है स्टेट के और जितने भी जो लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स हैं उनसे जुड़ी हुई जानकारी मंगवा सकता है। आर्टिकल 167 के अनुसार राज्यपाल को यह अधिकार है कि वो मुख्यमंत्री से प्रशासनिक कार्यों और जितने भी जो लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स हैं उनके संबंध में अगर कोई जानकारी वो चाहता है तो वो मुख्यमंत्री के माध्यम से सूचना एकत्रित कर सकता है। इसी तरह से आर्टिकल 167 में एक और बात कही गई है कि यदि राज्य के किसी मंत्री के द्वारा अपने विभाग से जुड़ा हुआ कोई एक ऐसा निर्णय ले लिया गया है जिस पर पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या मंत्री परिषद ने अपनी सहमति व्यक्त नहीं की है, यानी कि वो मंत्री का इंडिविजुअल डिसीजन है, तो ऐसे इंडिविजुअल डिसीजन के संबंध में भी राज्यपाल एक प्रतिवेदन या एक रिपोर्ट मंगवा सकता है और मुख्यमंत्री को यह कह सकता है कि ऐसे डिसीजन को आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से अनुमोदित करवाओ। तो ये एक और सूचनाएं मंगवाने से जुड़ा हुआ राज्यपाल का कार्य और अधिकार। इसके अलावा हम एक कार्यपालिका से जुड़े हुए कुछ स्पेशल राइट्स या प्रिविलेज की बात हम बता सकते हैं जो राज्यपाल को प्राप्त है। हम लोगों को पता है कि भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं उसमें डाइवर्सिटीज बहुत सारी हैं, विविधताएं हैं, है ना। कल्चरल डाइवर्सिटीज है, कास्ट के बेस पर डाइवर्सिटीज है, रिलीजन के बेस पर डाइवर्सिटीज है। तो इन डाइवर्सिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये जितनी भी विविधताएं हैं इनको संरक्षित करने के लिए अलग अलग राज्यों के लिए संबंध में कुछ विशेष प्रावधान भी किए गए हैं। विशेषकर हम बात कर रहे हैं पूर्वोत्तर राज्यों में, जहां पर जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र हैं, वहां पर जनजातियों की संस्कृति को संरक्षित करने के लिए वहां पर कुछ राज्यों में राज्यपालों को विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं। जैसे हम एक बात करते हैं असम के अंदर जनजाति बेल्ट जितना भी है, जो जनजातीय क्षेत्र है, उनका प्रबंध करने के लिए राज्यपाल को विशेष अधिकार प्राप्त है। राज्यपाल अपने विशेष अधिकारों के प्रयोग करते हुए जनजातीय क्षेत्रों का प्रबंध करवा सकता है। इसी तरह से सिक्किम के अंदर भी शांति की स्थापना के लिए
राज्यपाल को ये अधिकार है कि वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है प्रशासन से जुड़ी हुई। इसी तरह से मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा के अंदर जो कैबिनेट जब भी बनेगी तो उसके अंदर जनजाति कल्याण मंत्री की अलग से नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो ये हम कह सकते हैं कि पर्टिकुलर एक एक क्लास को, उसकी कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये विशेष अधिकार राज्यपाल को प्रदान किए गए हैं संविधान के द्वारा। इन्हीं चीजों को हम बाद में वापस डिस्कस करेंगे, एक अलग से हेडिंग में आएगा, लेकिन यहाँ पर फिलहाल हम कार्यपालिका शक्तियों के रूप में इन बातों को देख रहे हैं। फिर हम बोलते हैं राज्यपाल आपातकाल जो इमरजेंसी है उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? इमरजेंसी से जुड़ा हुआ पावर राष्ट्रपति का है। आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी लगती है, आर्टिकल 356 में के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी या जिसको हम संवैधानिक आपात कहते हैं वो लगती है, और आर्टिकल 360 के अंदर वित्तीय आपात का उल्लेख है। लेकिन इसमें से जब हम अनुच्छेद 356 की बात करते हैं जो कि राज्यों के अंदर लगाया जाता है संवैधानिक तंत्र की विफलता के नाम पर, तो उस आपात के संबंध में राज्यपाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जिस राज्य के अंदर राज्यपाल को ये लगता है, संबंधित राज्य के राज्यपाल को ये लगता है कि उसके राज्य में अब संविधान के अनुसार शासन करना संभव नहीं है, ऐसी स्थिति में वो राष्ट्रपति को रिकमेंडेशन दे सकता है। तो ये जो रिकमेंडेशन देने का अधिकार है, ये जो रिकमेंडेशन भेजने का पावर या फंक्शन है, वो राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो इस रूप में हम पहली बात बता सकते हैं कि आपातकाल में राज्यपाल प्रशासन से जुड़ा हुआ ये प्रमुख काम करता है। दूसरी बात, अगर राज्य के अंदर इमरजेंसी लग भी जाती है, संवैधानिक आपात लग जाता है, तब राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां केंद्र के पास में आ जाती है। हम ये भी कह सकते हैं कि शासन की सारी शक्तियां केंद्र के पास में आ जाती है, और ऐसी स्थिति में केंद्र जो भी इंस्ट्रक्शन देता है राज्यपाल उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। तो इस रूप में हम क्या कह रहे हैं कि राज्यपाल जो है वो केंद्र का एजेंट या संघ के अभिकर्ता के रूप में काम करता है। तो ये राज्यपाल की कुछ कार्यपालिका से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण शक्तियां जो हम यहाँ पर बता सकते हैं। दूसरी बात अगर हम करें, राज्यपाल का दूसरा जो एरिया है फंक्शंस का, वो है लेजिस्लेटिव एरिया, जिसको हम बोलते हैं वो विधायी क्षेत्र में कुछ प्रमुख कार्य करता है, कुछ प्रमुख शक्तियों का प्रयोग करता है। कौन कौन से कार्य और शक्तियां हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं सेशंस को लेकर। जो स्टेट की असेंबलीज हैं, लेजिस्लेचर्स हैं, उनके अंदर टाइम टाइम पर जो सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं जिसको हम अधिवेशन कहते हैं, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण शक्तियां राज्यपाल के पास में है। सबसे पहले वो संसद, विधानसभा या विधान मंडलों के अधिवेशनों को, उनकी बैठकों को आहूत करता है, मतलब उनको कॉल करता है, उन बैठकों को स्थगित करता है। सपोज विधानमंडल के अंदर कोई गतिरोध उत्पन्न हो गया है, तो उन बैठकों का संचालन करना यदि संभव नहीं है तो उन बैठकों को पोस्टपोन कर सकता है, यानी कि स्थगित करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। इसी तरह से जिन राज्यों के अंदर बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, वहां पर जॉइंट सेशंस आयोजित करने का अधिकार भी राज्यपाल के पास में है। वो साल के पहले अधिवेशन में या आम चुनावों के बाद पहले अधिवेशन में या किसी विषय पर कानून बनाने को लेकर अगर गतिरोध उत्पन्न हो रहा है, तब ऐसी कंडीशन में जॉइंट सेशन आयोजित कर सकता है जिन राज्यों के अंदर बाई कैमरल लेजिस्लेचर है उन राज्यों के अंदर। तो ये एक और अधिवेशन से जुड़ी हुई बात। एक और बात हम यहाँ पर बता सकते हैं कि विधानसभाओं को विघटित, डिसॉल्व करने का अधिकार भी राज्यपाल के पास है, लेकिन इसमें भी वो अपने, ये जितने भी फंक्शन से, सेशन से जुड़े हुए, इसमें वो अपने विवेक का प्रयोग नहीं करता है। सामान्य तौर पर अगर विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव आ जाता है और मुख्यमंत्री अगर उसको विधानसभा को भंग करने की सिफारिश करता है, तो राज्यपाल विधानसभा को भंग भी करता है। तो ये कुछ विधायी पावर्स है। हालांकि ये जो अभी हमने देखा था, अधिवेशन बुलाना, स्थगित करना या विघटित करना, इस संदर्भ में कुछ स्वविवेकी शक्तियां राज्यपाल प्रयोग में लाता है, जो बाद में देखेंगे। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि सेशन को बुलाने, स्थगित करने या विधानसभा को भंग करने का अधिकार जो है वो राज्यपाल के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ये पहला उसका विधायी क्षेत्र का कार्य। दूसरी बात हम लोग बता सकते हैं नॉमिनेशन या मनोनयन का। राज्यपाल को मनोनीत करने का भी अधिकार है। आर्टिकल 333
333 के अंदर ये कहा गया है कि सॉरी यहाँ लोकसभा लिखा हुआ है, यदि विधानसभा के अंदर किसी भी एंग्लो इंडियन को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है तो ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल विधानसभा के अंदर मनोनीत कर सकता है। एक सदस्य को, एक एंग्लो इंडियन व्यक्ति को विधानसभा के अंदर मनोनीत करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। इसी तरह से जहां बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, तो अपर हाउस जो है जिसको हम विधान परिषद कहते हैं, उसके अंदर 1/6 1/6 सदस्यों को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। आर्टिकल 333 ये कहता है कि विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/6 सदस्य जो अलग अलग फील्ड के होंगे, आर्ट के हो सकते हैं, साइंस के हो सकते हैं, सोशल सर्विस सेक्टर से जुड़े हो सकते हैं, लिटरेचर के हो सकते हैं, स्पोर्ट्स के हो सकते हैं, अकेडमिया से हो सकते हैं, तो ऐसे लोगों को राज्यपाल जो है वो विधान परिषद के अंदर मनोनीत करेगा। तो ये दो मनोनयन का अधिकार भी राज्यपाल के पास में है। इसी तरह से हम एड्रेस देने की अगर बात करें तो आर्टिकल ये 86 नहीं है, इसको भी आप सुधार लें। राज्यपाल को संबोधित या संदेश प्रदान करने का भी अधिकार है और वो है विधानसभा या विधानमंडलों से जुड़ा हुआ। हम लोगों को पता है कि हर 5 वर्ष में आम चुनाव होते हैं सामान्य परिस्थितियों में, तो हर आम चुनाव के बाद और हर साल जो पहला अधिवेशन होता है विधानसभा का या विधानमंडल का, उनके अधिवेशन में संबोधन एड्रेस देने का काम राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो ये एक और संदेश देने वाली एक प्रमुख शक्ति जो राज्यपाल के बारे में हम बता सकते हैं। इसी तरह से अगर विधानसभाओं में या विधानमंडलों में कोई विधेयक लंबे समय से पेंडिंग पड़ा है तो उससे रिलेटेड कोई मैसेज भी अगर राज्यपाल देना चाहे तो वो स्टेट लेजिस्लेचर को वो मैसेज प्रदान कर सकता है। तो ये संबोधन, एड्रेस देना और मैसेज देने का जो पावर है वो राज्यपाल का हम यहाँ पर बता सकते हैं। अब जैसे कि हमने कहा था, सेंटर के अंदर राष्ट्रपति जो है वो संसद का एक प्रमुख हिस्सा है ना। केंद्र की संसद की अगर हम बात करते हैं तो वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यपाल तीनों से मिलकर बनती है। उसी प्रकार से राज्यों के अंदर भी जब हम विधानमंडल की बात करते हैं तो राज्यपाल उस विधानमंडल का एक अभिन्न हिस्सा है। क्यों? क्योंकि राज्यों के अंदर भी जब कानून पारित किए जाते हैं तब वो राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही कानून का रूप ग्रहण करते हैं। विधानसभा या विधानमंडलों द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं, लेकिन राज्यपाल हस्ताक्षर करने से पहले 4 प्रकार की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। राज्यपाल को यह अधिकार है कि डिसीजन लेते वक्त वो 4 तरह से, अलग अलग तरह से वो पावर्स को यूज कर सकता है। सबसे पहली बात अगर हम करें तो हम कह सकते हैं कि राज्यपाल विधानसभा या विधानमंडलों के द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति प्रदान कर सकता है, यानी कि अगर वो उस पर साइन कर देता है तो वो कानून बन जाता है। ये पहली उसकी हम बात कर सकते हैं, पहली कंडीशन की। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि राज्यपाल अगर चाहे तो विधानमंडलों के द्वारा या विधानसभाओं के द्वारा पारित विधेयकों को अपने विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है, और अगर वो कोई डिसीजन नहीं लेता है तो हम लोग ये मान लेते हैं कि वो वहीं पर खत्म हो गया। एक प्रकार से ये पॉकेट वीटो की भांति है। तीसरा जो अधिकार है राज्यपाल का वो है कि अगर कोई विधानमंडलों के द्वारा या विधानसभाओं के द्वारा पारित कोई विधेयक राज्यपाल के पास जाता है और राज्यपाल को लगता है कि उसमें कोई कमी है, संशोधन किया जा सकता है, तो वो अपने सजेशंस के साथ वापस विधानमंडलों या विधानसभाओं को लौटा सकता है ना। तो एक तरह से जिसको हम कहते हैं ये विलंब निषेधाधिकार है, जिसके माध्यम से राज्यपाल विधेयकों को पारित करने में देरी करता है और पुनर्विचार के लिए पुनः राज्यों की विधायिकाओं को लौटा सकता है। लेकिन अगर राज्य की विधायिकाएं उसी रूप में उस विधेयक को पुनः पारित करके राज्यपाल के पास भेज देती है तो राज्यपाल को अनिवार्यतः उस पर अपने साइन करने पड़ते हैं, उसको अपनी स्वीकृति या मंजूरी देनी पड़ती है। तो ये तीसरी कंडीशन। और चौथी एक कंडीशन, और ये 3 कंडीशन तो राष्ट्रपति के बारे में भी हमने पढ़ा था। यहाँ पर राज्यपाल के पास एक चौथी कंडीशन और है आर्टिकल 200 के तहत, और वो चौथी कंडीशन ये है कि राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को राज्यपाल सुरक्षित रख सकता है। अर्थात अगर राज्य की विधायिकाओं ने कोई विधेयक पारित कर दिया है और राज्यपाल को ये लगता है कि इस विधेयक पर मुझे नहीं बल्कि राष्ट्रपति की स्वीकृति प्रदान की जानी आवश्यक है, तो ऐसे विधेयकों को वो राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है। तो ये 4 प्रकार की शक्तियां जो है वो विधेयकों के संबंध में राज्यपाल
प्रयोग में ला सकता है। अब ये जो चौथी कंडीशन हमने पढ़ी, इसको थोड़ा सा डिटेल में अगर हम देखें, किन विधेयकों को राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है, कौन कौन से विषय मतलब हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात, जब राज्य की विधानमंडल ने कोई एक ऐसा विधेयक पारित किया है जो राज्यपाल को लगता है कि ये संविधान के उपबंधों या कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अगेंस्ट है, तो अब ऐसे विषयों पर मंजूरी देने के लिए उन विधेयकों को वो राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर राज्यों के विधानमंडल ने कोई ऐसा विधेयक पारित किया है जो राज्य के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध हो, तब ऐसे विधेयकों को भी वो आर्टिकल 200 के तहत राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है। अगर राज्य के विधानमंडल ने कोई विधेयक पारित किया है और राज्यपाल को ये लगता है कि वो नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल नहीं करते हैं, वो राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध अगेंस्ट जा रहे हैं, तब ऐसे विधेयकों को भी वो राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है आर्टिकल 200 के तहत। अगर राज्यों की विधानमंडल ने कोई विधेयक पारित किया है और उस विधेयक का कंसर्न नेशनल इंटरेस्ट से है, यानी कि वो राष्ट्रीय महत्व का विषय बन जाता है, तब ऐसे विधेयकों को भी राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है। और एक आखिरी कंडीशन जो कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि अगर राज्य के अंदर संपत्ति के, प्रॉपर्टी के एक्वायर करने से जुड़ा हुआ है, कोई एसेंशियल हो कि किसी की प्रॉपर्टी को एक्वायर करना हो, अधिग्रहण करना हो, तो उससे जुड़ा हुआ अगर कोई बिल है, तब ऐसे बिल को भी राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है। तो ये 5 कंडीशन से जिसमें आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यों के विधेयकों को सुरक्षित रख सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विधायी शक्तियां हैं। इसके अलावा आर्टिकल 123 के अंदर राष्ट्रपति जो है वो ऑर्डिनेंस जारी करने का पावर रखता है। उसी तरह से राज्यों के अंदर भी राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, और वो अध्यादेश जारी कब होगा, जब राज्यों के विधानमंडलों का सेशन नहीं चल रहा हो और कोई महत्वपूर्ण काम करना हो, उस कंडीशन में राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। फिर हमने देखा कि राज्यपाल उसको कानून बनाने से पहले भी उस ऑर्डिनेंस को वापस ले सकता है अपने एक ऑर्डर के द्वारा, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन, यदि उस अध्यादेश पर कानून बनाना है तो जैसे ही विधानमंडल का सेशन प्रारंभ होगा उसके 6 सप्ताह के अंदर अंदर उस विषय पर विधानमंडलों को कानून बनाना होगा। और यदि विधानमंडल उस पर अपनी स्वीकृति प्रदान नहीं करते हैं तो वो ऑर्डिनेंस वैसे ही समाप्त हो जाता है, और विधानमंडल यदि उस पर अपनी स्वीकृति दे देते हैं तो उस विषय पर कानून बना लिया जाता है। तो ये एक और अध्यादेश जारी करने की विधायी शक्ति जो राज्यपाल के पास में है। अगली बात अगर हम करें तो राज्यों के अंदर भी जो अकाउंट्स होता है उसके लेखे जोखों का जो ब्यौरा तैयार होता है ईयरली, महानियंत्रक और लेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट्स होती है, इसके अलावा जो पब्लिक सर्विस कमीशन या फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट होती है, समय समय पर उन रिपोर्ट्स को भी विधानसभा में राज्यपाल के माध्यम से प्रस्तुत करवाया जाता है। तो ये एक और उसका विधायी पावर हम बता सकते हैं। इसी तरह से यदि विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता को लेकर कोई प्रश्न उत्पन्न हो जाता है, तब ऐसी स्थिति के अंदर विधानसभा के सदस्यों की योग्यताओं को लेकर निर्वाचन आयोग से परामर्श करके राज्यपाल अपना निर्णय ले सकता है। तो कहने का मतलब विधानसभा के सदस्यों की जो निर्भरता है, यानी कि उनकी मेंबरशिप को लेकर जो क्वेश्चन मार्क लगता है, उस पर भी निर्णय लेने का अधिकार राज्यपाल के पास है, लेकिन इसके लिए वो संबंधित राज्य के, अपने राज्य के चुनाव आयोग से परामर्श करने के बाद ही निर्णय लेता है। एक आखिरी बात जो विधायी शक्तियों के संदर्भ में हम बता सकते हैं वो है कि अगर किसी कारणवश विधानमंडल के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, अगर एक सदनात्मक है तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, या द्विसदनात्मक है तो विधान परिषद में भी सभापति या उपसभापति अगर नहीं रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में सेशंस को कंडक्ट करने के लिए, हाउस को चलाने के लिए टेम्परेरी अध्यक्ष उपाध्यक्ष की व्यवस्था राज्यपाल के द्वारा की जा सकती है। तो ये विधायी क्षेत्र में हम राज्यपाल के कुछ महत्वपूर्ण कार्य बता सकते हैं। तो राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों की जब हम बात करते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि जिस तरह से केंद्र के अंदर संसद में जब भी धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो वो धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है, उसी प्रकार से राज्यों के अंदर भी जब विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो उस पर राज्यपाल की पूर्व अनुमति
आवश्यक होती है। और सेम वही प्रोसीजर जो केंद्र में है वो यहाँ पर है कि जब विधानसभा या विधानमंडल धन विधेयकों को पारित कर देता है तो राज्यपाल उस पर अनिवार्यतः अपनी स्वीकृति प्रदान करता है। इस पर राज्यपाल अपना वीटो पावर यूज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि ये विधेयक, धन विधेयक जो है वो राज्यपाल की स्वीकृति से ही सदन में प्रस्तुत किया जा रहा है। तो इस कारण से वो इस पर अपना वीटो पावर या पुनर्विचार के लिए लौटाने का जो उसकी शक्ति है उसका वो प्रयोग नहीं कर सकता। अनिवार्यतः या बाध्यतः उसे धन विधेयक पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। ये पहली वित्तीय शक्ति की बात कर रहे हैं। दूसरी वित्तीय शक्ति की बात में जब हम देखें तो कह सकते हैं कि जो सालाना बजट होता है, आय व्यय का लेखा जोखा, हर वित्तीय वर्ष का जो बजट प्रस्तुत किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा, वो राज्यपाल की अनुमति से ही प्रस्तुत किया जाता है। हम लोग ये कह सकते हैं कि राज्यपाल के नाम पर ही बजट जो है वो विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो ये एक और वित्तीय शक्ति हम राज्यपाल की बता सकते हैं। इसी तरह से अनुदान की जो मांगे हैं, जो जो कि बजट के अंदर उल्लेखित नहीं होती है, ऐसे ऐसे मांगों पर भी अगर राज्य सरकार को आवश्यकता महसूस होती है तो उन अनुदान की मांगों की सिफारिश भी राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है और उसके बाद उन्हें विधानसभा के अंदर प्रस्तुत किया जाता है। तो ये एक और वित्तीय पावर जो राज्यपाल के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। फिर हम बता सकते हैं कि जो कंटिजेंसी फंड होता है, जिसको हम आकस्मिक निधि कहते हैं, जो प्लान्ड व्यय होते हैं उनका उल्लेख तो बजट में होता है, लेकिन जो अनप्लान्ड व्यय हो जाते हैं या जो आकस्मिक तौर पर जो खर्चे आ जाते हैं उनको खर्च करने के लिए जब पैसे की आवश्यकता होती है तो राज्यपाल की अनुमति के द्वारा ही आकस्मिक निधि से ऐसे अदृश्य व्यय का अग्रिम भुगतान करने की व्यवस्था की जाती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि राज्य सरकार या मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद अपने स्तर पर वो फैसला नहीं ले सकता, उसके लिए राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक रहती है। और एक आखिरी वित्तीय शक्ति की जब हम चर्चा करते हैं तो वो है फाइनेंस कमीशन या वित्त आयोग, जिसको हम कहते हैं। आप लोगों ने केंद्र सरकार के संदर्भ में भी पढ़ा था, केंद्र में राज्यों और इकाइयों केंद्र और इकाइयों के बीच में राजस्व के वितरण को, रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा, इसको देखने के लिए आफ्टर एवरी 5 ईयर एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। उसी तरह से राज्यों में भी वित्त आयोग का गठन किया जाता है, लेकिन उसके पीछे मूल उद्देश्य क्या होता है? जो लोकल बॉडीज हैं, लोकल बॉडीज का मतलब शहरी क्षेत्र में जो शहरी निकाय हैं, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जिनको हम ग्रामीण सरकार कहते हैं, पंचायती राज व्यवस्था के तहत जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, इनकी वित्तीय समीक्षा के लिए कि इनका जो राजस्व है उस राजस्व की समीक्षा के लिए, उसके वितरण को देखने के लिए हर 5 वर्ष के बाद राज्य स्तर पर भी एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जो कि राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो ये कुछ प्रमुख 5 बातें हम बता सकते हैं जो राज्यपाल के वित्तीय कार्य या वित्तीय शक्तियां हैं। अब अगर हम जुडिशियल पावर्स की बात करें, राज्यपाल किन न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करता है, तो जैसे कि हम लोगों ने कहा कि हाई कोर्ट के अंदर जो जजेस होते हैं उनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आर्टिकल 124 के तहत कि राज्यों के अंदर जब भी हाई कोर्ट्स के अंदर जजेस की नियुक्ति की जाएगी तो उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श लिया जाएगा। तो ये न्यायिक कार्य उसका राज्यपाल का कि वो राष्ट्रपति को हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति में परामर्श दे। हर राज्य का राज्यपाल अपने संबंधित उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में परामर्श देने का अधिकार रखता है, पहली बात। दूसरी बात, हमने कहा हमारे यहाँ पर एकीकृत न्यायपालिका है, हाई कोर्ट के नीचे सेशन कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर जब जजेस की नियुक्ति की जाती है तो वो राज्यपाल के माध्यम से की जाती है। न केवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जजेस की नियुक्ति बल्कि उनका ट्रांसफर, एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में उनका तबादला या उनका जो पदोन्नति है, उनका जो प्रमोशन है, वो भी राज्यपाल के आदेश के द्वारा किया जाता है। तो जिला न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में उनकी नियुक्ति, उनके तबादले, उनके प्रमोशन को लेकर राज्यपाल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि यहाँ पर मैं फिर वो चीज रिपीट कर देता हूं कि इसमें राज्यपाल का अपना स्वविवेक काम नहीं करता है। मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल जिस प्रकार की रिकमेंडेशन देता है उन्हीं रिकमेंडेशंस को फॉलो करता है राज्य का राज्यपाल। तो ये पहला न्यायिक क्षेत्र का कार्य राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। दूसरा, राज्य के अंदर जो राज्य न्यायिक आयोग होता है
उस आयोग से जुड़े लोगों को अपॉइंट करने का काम भी राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। लेकिन ऐसे ऐसे जुडिशियल कमीशन में जब भी लोगों को अपॉइंट किया जाएगा, तब कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि राज्यपाल को हाई कोर्ट से, और जो हमारे यहाँ पब्लिक सर्विस कमीशन है, लोक सेवा, राज्य लोक सेवा आयोग, हर राज्य के अंदर लोक सेवा, राज्य लोक सेवा आयोग है, तो राज्य लोक सेवा आयोग और उस संबंधित उच्च न्यायालय से परामर्श करने के बाद में राज्यपाल जो है वो राज्य न्यायिक आयोग से जुड़े लोगों को नियुक्त करने का काम करेगा। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण न्यायिक कार्य जो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तीसरा एक और महत्वपूर्ण काम जो हम यहाँ पर बता सकते हैं वो है क्षमादान का अधिकार, या मर्सी पिटिशन जिसको हम लोग समझ सकते हैं। देखिए, आपने राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ भी ये अधिकार देखा था, अभी हम राज्यपाल से जुड़ा हुआ भी ये अधिकार देखते हैं। सबसे पहली बात, हमारे यहाँ पर तीन तरह की मुख्यतः सूचियां हैं संघात्मक व्यवस्था के कारण। संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। तो संघीय सूची के संबंध में यदि किसी को दंडित किया जाता है तो उस पर क्षमादान का अधिकार राष्ट्रपति के पास रहता है। लेकिन राज्य सूची के विषयों के संबंध में यदि कोई अपराध होता है और उस पर यदि किसी को दंडित किया जाता है, तब क्षमादान करने का अधिकार राज्यपाल के पास आता है। हालांकि राज्यपाल को जो क्षमादान की शक्ति संविधान प्रदान करता है वो राष्ट्रपति के जितनी नहीं है, लेकिन फिर भी राज्यपाल के पास राज्य सूची के संबंध में क्षमादान करने का अधिकार है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इस अधिकार के तहत राज्यपाल क्या कर सकता है? पहली बात, वो किसी भी अपराधी के दंड को स्थगित कर सकता है। दूसरी बात, वो किसी भी अपराधी के दंड को माफ कर सकता है। तीसरी बात, वो किसी भी अपराधी की सजा को कम कर सकता है। और चौथी बात, वो किसी भी अपराधी की सजा का नेचर जो है, उसकी प्रकृति जो है वो बदल सकता है। नेचर बदलने का मतलब, यदि उसे आजीवन कारावास दिया गया है तो उसे आर्थिक दंड में परिवर्तित कर सकता है। सजा कम करने का मतलब, यदि उसके एग्जाम्पल के तौर पर यदि उस पर 1 लाख का जुर्माना लगाया है तो उसे 50,000 में तब्दील कर सकता है। तो ये कुछ न्यायिक क्षेत्र के अंदर राज्यपाल को क्षमादान करने का अधिकार है राज्य सूची के संबंध में। लेकिन जैसा कि अभी हमने कहा कि राष्ट्रपति की तुलना में राज्यपाल को क्षमादान की शक्तियां कुछ कम हैं, तो वो कम किन क्षेत्रों में है? तो दो बातें हम यहाँ पर बता सकते हैं। पहली बात यहाँ पर बताई जा सकती है कि राष्ट्रपति को मृत्यु दंड को भी माफ करने का अधिकार है, लेकिन राज्यपाल जो है वो मृत्यु दंड को के संबंध में क्षमादान का अधिकार नहीं रखता है। यदि किसी अपराधी को मृत्यु दंड दे दिया गया है तो वो अगर अपनी सजा को माफ करवाना चाहता है तो मृत्यु दंड को लेकर वो राज्यपाल के पास नहीं बल्कि राष्ट्रपति के पास क्षमादान की याचिका प्रस्तुत कर सकता है। राज्यपाल को मृत्यु दंड के संबंध में क्षमादान का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो एक ये बात हम बता सकते हैं कि इस क्षेत्र में राष्ट्रपति की तुलना में राज्यपाल को कम शक्ति प्राप्त है क्षमादान को लेकर। और दूसरी बात, जो हमारे यहाँ पर सैन्य अदालतें हैं, जब कोर्ट मार्शल किया जाता है आर्मी के अंदर, सेना के अंदर, तब सैन्य अदालतों के द्वारा दंडित व्यक्तियों को क्षमादान करने का अधिकार राष्ट्रपति रखता है। राज्यपाल को सैन्य अदालतों के संबंध में क्षमादान का अधिकार प्राप्त नहीं है। लेकिन उसके बावजूद हम ये कह सकते हैं कि अगर राज्य सूची के संबंध में यदि कोई अपराध किया गया है तो उसको उन अपराधों को क्षमादान करने का अधिकार राज्यपाल रखता है। तो ये कुछ न्यायिक शक्तियां जो राज्यपाल के द्वारा प्रयोग में लाई जाती हैं। तो ये चार मोटी बातें अभी हम लोगों ने देखी थी। एक उसकी विधायी शक्ति, दूसरी उसकी कार्यपालिका से संबंधित शक्ति, तीसरी उसकी वित्तीय शक्तियां और चौथी न्यायिक शक्तियां। इन सब के अलावा भारतीय संविधान राज्यों के राज्यपाल को कुछ स्वविवेकीय शक्तियां भी प्रदान करता है। देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं क्योंकि कई बार राज्यपाल के पद की आलोचना की जाती है। ये कहा जाता है कि राज्यपाल का जो पद है वो औपचारिक पद है। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि कैसे कैसे अलग अलग भारतीय राजनीतिक विश्लेषकों ने, विद्वानों ने या संविधान निर्मात्री सभा के सदस्यों ने किस तरह से इस पद की आलोचना या इस पद के बारे में अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की थी। तो राज्यपाल का पद क्या वास्तव में केवल नाम मात्र का है? क्या वास्तव में वो केवल केंद्र के अभिकर्ता की भूमिका निभाता है, या उस पद की अपनी कुछ गरिमा है जिसके तहत वो अपनी कुछ स्वविवेकी शक्तियां भी प्रयोग में लाता है? तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के अंदर
राज्यपाल को कुछ स्वविवेकीय शक्तियां प्रदान की गई है। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर कि जब हम पूरे भारतीय संविधान का अध्ययन करते हैं तो संविधान में कहीं पर भी राष्ट्रपति को विवेकीय शक्तियां प्रदान नहीं की गई है। ध्यान रखिएगा आप लोग ये बात कि आर्टिकल 74 ये कहता है कि सारी कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, लेकिन पूरे संविधान में कहीं पर भी ये नहीं कहा गया है कि किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति किन विशेष अधिकारों का प्रयोग अपने स्वविवेक से कर सकता है। ऐसी कोई बात संविधान में उल्लेखित नहीं है। लेकिन जब हम राज्यपाल की बात करते हैं तो आर्टिकल 163 अनुच्छेद 163 में साफ कहा गया है कि राज्यपाल स्वविवेकीय शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। अभी हम देखेंगे वो कौन कौन सी स्वविवेकीय शक्तियां हैं। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि राज्यपाल के पास स्वविवेकीय शक्तियां हैं जो कि उसे संविधान के द्वारा प्रदान की गई है। लेकिन यहां हम ये चीज भी क्लियर कर देते हैं कि राज्यपाल को स्वविवेकीय शक्तियां प्राप्त तो है, लेकिन राज्यपाल उनका दुरुपयोग नहीं कर सकता। उन स्वविवेकीय शक्तियों के संदर्भ में निरंकुश नहीं हो सकता। राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियां असीमित नहीं हैं। अगर स्वविवेकीय शक्तियों के नाम पर राज्यपाल अपने पद का दुरुपयोग करता है तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो उस राज्यपाल को बर्खास्त कर दे या उस राज्यपाल से त्यागपत्र ले ले। तो ये लेकिन इसके बावजूद हम क्या कह सकते हैं कि आर्टिकल 163 ये कहता है कि राज्यपाल के पास कुछ स्वविवेकीय शक्तियां संविधान के द्वारा सौंपी गई है। यहां एक चीज और हम उल्लेखित कर लेते हैं कि ये जो अभी हमने बात कही उसको प्रमाणित करता है हमारे संविधान का जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 के अंदर। 42वें संविधान संशोधन में क्या कहा गया था कि राष्ट्रपति अनिवार्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। ध्यान रखना, हम राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं। 42वें संविधान संशोधन में राष्ट्रपति को हर कार्य को करने के लिए मंत्रिपरिषद या मंत्रियों की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया है। लेकिन कहीं पर भी यह नहीं कहा गया है कि राज्यपाल अपने हर कार्य के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें राज्यपाल अपने स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। उन क्षेत्रों के अंदर वो मंत्रिपरिषद या मुख्यमंत्री के सलाह का या निर्देशों का मानने के लिए वो बाध्य नहीं है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात जो हम 42वें संविधान संशोधन के संदर्भ में भी बता सकते हैं। अब यहां पर हम एक चीज और उल्लेखित कर सकते हैं, आर्टिकल 163 जिसका सब सेक्शन 2। देखो, बहुत महत्वपूर्ण बात है जिस पर आपके कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी एक प्रश्न बनता है। राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियां क्या होगी, इसका निर्धारण कौन करेगा? तो आर्टिकल 163 का सब सेक्शन 2 ये कहता है कि राज्यपाल खुद अपने क्षेत्राधिकार के तहत ये तय करेगा कि ये मेरी स्वविवेकीय शक्तियां हैं। मतलब स्वविवेकीय शक्तियों को डिफाइन करने का या उसको बताने का अधिकार राज्यपाल के पास ही है आर्टिकल 163 के अनुसार। दूसरी बात यहां पर हम ये भी कह सकते हैं कि यदि अपने क्षेत्राधिकार के संबंध में राज्यपाल किसी विषय को अपना स्वविवेकीय विषय तय कर लेता है, फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, यदि अपने क्षेत्राधिकार के तहत जो उसका ज्यूरिसडिक्शन है कार्य क्षेत्र का, यदि उस क्षेत्राधिकार के तहत राज्यपाल किसी विषय को अपनी स्वविवेकीय शक्ति तय कर लेता है तो उस विषय पर न्यायालय में कोई वाद दायर नहीं किया जा सकता। यानी कि न्यायालय में राज्यपाल के इस फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती है और उस विषय पर राज्यपाल जो भी निर्णय लेता है वो निर्णय अंतिम होता है और कानूनी रूप से वो वैध होता है। तो ये एक और बात राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियों के संबंध में। फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि राज्यपाल स्वविवेकी शक्तियों के तहत जो भी निर्णय लेता है अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करते हुए, वो उसके व्यक्तिगत निर्णय होते हैं जो उसके खुद के विवेक के द्वारा लिए जाते हैं, ना कि मंत्रिपरिषद या मुख्यमंत्री के परामर्श या निर्देशों के अनुसार लिए जाते हैं। तो ये तीन मुख्य बातें हैं जो राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियों से जुड़ी हुई है। मैं रिपीट कर देता हूं। पहली बात, आर्टिकल 163 सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि अपने क्षेत्राधिकार के तहत स्वविवेकी शक्तियों के निर्धारण का अधिकार स्वयं राज्यपाल के पास है।
राज्यपाल जो भी निर्णय लेता है उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, उसका निर्णय अंतिम और वैध माना जाता है। और राज्यपाल इस संबंध में जो भी निर्णय लेता है वो उसका व्यक्तिगत निर्णय होता है, उस पर मुख्यमंत्री या राज्य की मंत्रिपरिषद का कोई भी प्रभाव या कोई भी निर्देशन या कोई भी बाध्यता नहीं होती है। तो ये स्वविवेकीय शक्तियों के संदर्भ में प्रारंभिक जो बातें थी वो हम लोगों ने यहाँ पर देखी। इसी को आगे और अगर हम कंटिन्यू करें तो राज्यपाल किन किन स्वविवेकीय शक्तियों का प्रयोग करता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि संविधान में अनुच्छेद 163 163 आर्टिकल नंबर जो है वो राज्यपाल को स्वविवेकीय शक्तियां प्रदान करता है। संविधान में स्पष्ट रूप से कुछ बातों का उल्लेख किया गया है जिनको हम संवैधानिक विवेकाधिकार कह सकते हैं। मतलब संविधान खुद ये बताता है कि राज्यपाल किस किस क्षेत्र में अपनी स्वयं विवेक की शक्ति का प्रयोग करेगा। राष्ट्रपति के बारे में ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति के बारे में कहीं पर यह नहीं लिखा गया है कि राष्ट्रपति अपने इन विषयों पर अपने स्वविवेक का प्रयोग करेगा, लेकिन संविधान में कुछ बातें स्पष्ट रूप से बताई गई है जिन पर राज्यपाल अपने स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। कौन कौन सी बातें हैं वो? सबसे पहली बात हम बता सकते हैं अनुच्छेद 200 आर्टिकल 200। आर्टिकल 200 में साफ ये कहा गया है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि राज्य की विधानमंडल अगर कोई विधेयक पारित करते हैं तो आर्टिकल 200 के आधार पर राज्यपाल स्वयं ये तय कर सकता है कि किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना, मतलब राज्यपाल खुद उस पर स्वीकृति न देकर उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए, राष्ट्रपति की इच्छा जानने के लिए उसे राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है। तो ये राज्यपाल अपने विवेक से तय, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर हम और बता सकते हैं आर्टिकल 356 जिसको हम संवैधानिक आपात कहते हैं, या राज्यों के अंदर संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है ना, शासन संविधान के अनुसार संचालित करना संभव नहीं है, ऐसी स्थिति में वहां पर राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाना अनिवार्य है। जब ऐसी सिफारिश राज्यपाल राष्ट्रपति को भेजता है तो उस राज्य में संवैधानिक आपात लग सकता है। तो ये सिफारिश भेजने का अधिकार भी राज्यपाल का स्वविवेकी अधिकार है, क्योंकि कोई भी मुख्यमंत्री या राज्य की मंत्रिपरिषद खुद ये सिफारिश नहीं करती है, ये उनके अगेंस्ट मामला है। इसलिए राज्यपाल अपने विवेक से ये तय करता है कि राज्य के अंदर संवैधानिक स्थिति किस तरह की है और क्या यहाँ पर संवैधानिक आपात लगाया जाना है या नहीं लगाया जाना है। लगाया जाना है तो उसकी सिफारिश भी वो अपने विवेक के आधार पर केंद्र सरकार को प्रेषित करता है। तो ये दूसरा संवैधानिक अधिकार विवेक के संबंध में। तीसरी बात यहां पर हम कर सकते हैं आर्टिकल 239 के अनुसार। अनुच्छेद 239 ये कहता है कि जो जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, राज्यपाल उनका एडमिनिस्ट्रेटर होता है, प्रशासक होता है, और उन यूनियन टेरिटरीज के संबंध में अगर कोई प्रशासनिक कार्य करना है वहां पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए तो राज्यपाल अपने स्वविवेक से कार्य कर सकता है। तो आर्टिकल 239 यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में राज्यपाल को कुछ स्वविवेकी शक्तियां प्रदान करता है। और इसी तरह से हम बात कर सकते हैं हमारे यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य हैं जिनमें हम बात कर सकते हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इनके अंदर जो माइनिंग का जो काम होता है, माइनिंग में जो प्रोडक्शन का काम होता है, उसकी जो रॉयल्टी मिलती है, उस रॉयल्टी को यहाँ की जो जनजातीय जिला परिषद है उनके बीच में किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उनपे किस प्रकार उस आय का वितरण किया जाएगा, ये तय करने का अधिकार भी राज्यपाल के स्वविवेक से जुड़ा हुआ है। तो ये चार बातें मुख्य तौर पर हम बता सकते हैं कि संविधान के अंदर उल्लेखित है कि इन क्षेत्रों के अंदर राज्यपाल अपने स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। तो आप लोग कह सकते हो कि वापस एक बार पुनः कि राष्ट्रपति को तो संविधान स्वविवेक की शक्तियां नहीं देता है, लेकिन कुछ संदर्भ ऐसे हैं जिसमें स्पष्ट रूप से संविधान में यह कहा गया है कि राज्यपाल इस संदर्भ में अपने स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियों के संदर्भ में हम एक और बात का उल्लेख कर सकते हैं और वो है कंडीशनल विवेकीय शक्तियां। परिस्थिति मतलब कुछ परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न होती है जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है, लेकिन अगर वो परिस्थितियां आती है तब राज्यपाल अपने स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। मेरी बात पर गौर कीजिएगा, ये जो बात अभी हम देखने जा रहे हैं इन परिस्थितियों का, इन कंडीशंस का उल्लेख संविधान में नहीं है,
कि राज्यपाल इन कंडीशंस के ऊपर स्वविवेक का प्रयोग करेगा, लेकिन ये कंडीशन ही ऐसी है कि राज्यपाल इन कंडीशंस के आने पर अपने स्वविवेक का प्रयोग करता है। कौन कौन सी कंडीशन है? सबसे पहली बात, मुख्यमंत्री की नियुक्ति को लेकर मैं आपको जब कार्यपालिका शक्ति बता रहा था तब मैंने कहा था कि जब आम चुनावों के बाद किसी दल को बहुमत मिल जाता है और बहुमत दल अपना नेता चुन लेता है तो उसी नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। ये तो है सामान्य परिस्थिति, लेकिन अगर परिस्थिति बदल जाए तो उन बदली परिस्थितियों में कौन मुख्यमंत्री होगा ये राज्यपाल अपने विवेक से तय कर सकता है। तो वो बदली परिस्थितियां कौन सी होती है? सबसे पहली बात, अगर किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिले, जिसको हम कहते हैं हंग असेंबली, है ना। हंग असेंबली मतलब अगर किसी भी आम चुनावों के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिले तो ऐसी स्थिति में कौन सा दल, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, कौन सा दल बहुमत के आधार पर स्थायी सरकार दे सकता है, ये राज्यपाल अपने विवेक से तय करता है और फिर उस दल के मुखिया को वो मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। तो पहली कंडीशन क्या हो गई कि हंग असेंबली की स्थिति के अंदर राज्यपाल ये अपने विवेक से तय करता है स्टेबल गवर्नमेंट कौन सी पार्टी देगी और उसका नेता वो मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। पहली बात। दूसरी बात, अगर किसी दल की सरकार है, मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री का पद रिक्त हो जाता है तो ऐसी स्थिति में यानी कि बहुमत दल के अंदर कोई एक स्पष्ट नेतृत्व, एक क्लियर लीडरशिप अगर उभर कर नहीं आती है, तब भी राज्यपाल उस बहुमत दल में से किसी एक व्यक्ति को जिस पर राज्यपाल को लगता है कि इसको लेकर आम सहमति बन सकती है, उस व्यक्ति को वो मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त कर सकता है। तो दो कंडीशन है जिस पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति को लेकर राज्यपाल अपने स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। अगली एक और बात हम बता सकते हैं, मंत्री परिषद की बर्खास्तगी, रिमूवल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जनरली संसदात्मक व्यवस्था के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि जब तक सदन के अंदर विश्वास मत कॉन्फिडेंस मोशन प्राप्त रहता है, कार्यपालिका या सरकार अपने पद पर बनी रहती है, लेकिन जैसे ही नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित हो जाता है, सरकार को, मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। ये तो हो गई सामान्य बात, लेकिन अब इसमें एक कंडीशन चेंज भी हो सकती है। अगर किसी राज्य के अंदर मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो गया, लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद अड़ जाए और इस्तीफा ना दे, तो ऐसी स्थिति में मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करने का अधिकार राज्यपाल के पास आ जाता है। पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई महत्वपूर्ण पॉलिसी, नीति राज्य के अंदर मंत्रिपरिषद या सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री या उसके मंत्रिपरिषद के द्वारा सदन के अंदर रखी गई है, कोई इंपॉर्टेंट पॉलिसी, और उस इंपॉर्टेंट पॉलिसी को अप्रूव करवाने में सरकार असफल हो जाती है, तब राज्यपाल अपने विवेक से यह तय करता है कि एक महत्वपूर्ण विषय पर भी अगर सरकार ये काम नहीं करवा पाई है, इसका मतलब सरकार का विश्वास मत नहीं है सदन के अंदर, और ऐसी स्थिति में भी वो मंत्रिपरिषद को मुख्यमंत्री सहित बर्खास्त कर सकती है। तो ये दो कंडीशन मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी को लेकर जब जिसमें राज्यपाल अपने स्वविवेक का प्रयोग करता है। एक नेक्स्ट और बात हम यहाँ पर बता सकते हैं, हमने राज्यपाल की विधायी शक्तियों के अंदर देखा था कि विधानमंडल के जो सेशंस होते हैं, अधिवेशन जो होते हैं, उनको बुलाना, उनको स्थगित करना, ये राज्यपाल का अधिकार है, जिस पर वो मंत्रिपरिषद के कहे अनुसार काम करता है। ये सामान्य परिस्थितियों की बात है, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां बदल जाए तब उस कंडीशन में राज्यपाल अपने स्वविवेक से विधानमंडल के सत्र बुला भी सकता है, उनका अवसान भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो कि अगर जिस दल को बहुमत प्राप्त है उसके अंदर दल बदल या किसी और कारण से उसकी मेजोरिटी कम हो चुकी है ना। ऐसी स्थिति में जब कि किसी दल के पास बहुमत खत्म हो चुका होता है, तब राज्यपाल को यह लगता है कि इस दल से या इस मंत्रिपरिषद से अपना बहुमत साबित करने के लिए कहा जाए, तो ऐसी स्थिति में वो अपने स्वविवेक से विधानसभा का सत्र बुलाकर मंत्रिपरिषद को उसमें अपना बहुमत साबित करने के लिए कह सकता है। तो ये विशेष परिस्थिति में वो सत्र बुला भी सकता है
और अगर गतिरोध ज्यादा हो रहा है संसद विधानमंडलों के अंदर, तो ऐसी स्थिति में वो अपने स्वविवेक से उन सत्रों का अवसान भी कर सकता है। तो ये एक और विधानमंडल के सत्र के संबंध में राज्यपाल की विवेकी शक्तियां। एक और बात यहां पर हम बता सकते हैं जो परिस्थिति पे डिपेंड है, विधानसभा को डिसॉल्व को लेकर, उसके विधानसभा के विघटन या उसको भंग करने को लेकर। सामान्य परिस्थिति क्या कहती है कि अगर मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित हो गया और उसके बाद वो इस्तीफा देकर यदि राज्यपाल को रिकमेंड कर देती है कि विधानसभा को भंग कर दिया जाए, तो राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है। ये तो हो गई सामान्य, और उसके बाद क्या होगा, जनरल इलेक्शन होंगे। ये तो हो गया सामान्य परिस्थितियां। लेकिन परिस्थितियां बदल भी सकती है, और वो परिस्थिति क्या हो सकती है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा सरकार अपदस्थ हो गई, सरकार को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया, और सरकार ने सिफारिश भी कर दी राज्यपाल को कि आप विधानसभा को भंग कर दो, लेकिन राज्यपाल यदि ये देखता है कि इसका अल्टरनेट है, कोई और दल बहुमत के आधार पर स्थायी सरकार दे सकता है, और उस सरकार को आमंत्रण देने से यदि राज्य की जनता पर आम चुनाव का बोझ नहीं डाला जाए, तब ऐसी स्थिति में राज्यपाल उस वैकल्पिक दल को, जो कि राज्यपाल की नजर में स्थायी सरकार दे सकता है, उसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। तो कहने का मतलब, मुख्यमंत्री के उस विघटन के सुझाव को इनकार करके राज्यपाल किसी और दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है अपने स्वविवेक के आधार पर। तो ये 4 कंडीशन है जिसमें परिस्थितियों के आधार पर राज्यपाल स्वविवेक का प्रयोग करते हुए अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। ये स्वविवेक के संबंध में वो अधिकार है जो कि संविधान में उल्लेखित नहीं है, लेकिन जैसा मैंने कहा ये परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात आपको मैंने कल की क्लास के अंदर कहा था कि राज्यपाल संघ का एजेंट है, राज्यपाल केंद्र का अभिकर्ता है। तो उस अभिकर्ता के को किस तरह से डिफाइन हम कर सकते हैं, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि राज्यपाल की कुछ स्वविवेकी शक्तियां राष्ट्रपति के निर्देशों पर निर्भर करती है। मतलब आर्टिकल 371 के अंदर यह कहा गया है कि कुछ विषयों के ऊपर राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्देश डायरेक्शंस दे सकता है, और उन डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग काम कैसे करना है यह राज्यपाल अपने स्वविवेक से तय कर सकता है। कौन कौन से वो एरियाज हैं आर्टिकल 371 के अनुसार, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 4 क्षेत्र संविधान में बताए गए हैं: महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, गुजरात सौराष्ट्र और कच्छ। इनके लिए अलग से डेवलपमेंट बोर्ड बनाने की, बोर्ड को, विकास बोर्ड को स्थापित करने का अधिकार अपने स्वविवेक के तहत राज्यपाल के पास है। ये काम वो राष्ट्रपति के निर्देश पर कर सकता है। तो ये पहली बात, इन 4 क्षेत्रों में विकास बोर्ड को स्थापित करने का अधिकार राज्यपाल की स्वविवेकी शक्ति से जुड़ा हुआ है। इसी तरह से असम के अंदर जो जनजातीय इलाके हैं या मणिपुर के अंदर जो पहाड़ी इलाके हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए भी राज्यपाल राष्ट्रपति के निर्देशों के अनुरूप अपने अपने निर्णय ले सकता है। ये दूसरी बात, वापस ध्यान से समझना, असम के जनजातीय इलाके और मणिपुर के जो पहाड़ी इलाके हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में राष्ट्रपति जो डायरेक्शन देता है, उन डायरेक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए राज्यपाल जो है वो अपने स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। इसी तरह से जो सिक्किम राज्य है, सिक्किम के अंदर भी जनता के जो अलग अलग ग्रुप्स हैं, उनके सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पीसफुली हो, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत सारी डाइवर्सिटी है, कास्ट के बेस पर, रिलीजन के बेस पर, क्लास के बेस पर। तो उन सब डाइवर्सिटीज को ध्यान में रखते हुए सिक्किम, जो कि पूर्वोत्तर राज्यों का एक हिस्सा है, वहां पर सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाने के लिए भी राष्ट्रपति के निर्देशों के अनुरूप राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। इसी तरह से जो बॉर्डर पर स्थित है अरुणाचल प्रदेश, उसके अंदर भी कानून, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए राष्ट्रपति के निर्देशों के अनुरूप राज्यपाल अपने निर्णय, अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। और एक आखिरी बात जो आर्टिकल 371 में बताई गई है, नागालैंड के अंदर जो नागा पहाड़ियां हैं, उन पर जो 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 एक्टिविटीज होती हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए, जो हर्डल्स आती है उनको निपटने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए राष्ट्रपति जो ऑर्डर दे रहा है, वो ऑर्डर उन ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग
कर सकता है। मैं यहाँ एक बात और क्लियर कर देता हूं, हम लोग बात कर रहे हैं कि राष्ट्रपति के निर्देश, यहाँ राष्ट्रपति के निर्देश का मतलब संघ सरकार के निर्देश, केंद्र सरकार के निर्देश है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास तो कोई भी स्वविवेकी शक्तियां हैं नहीं। तो राज्यपाल को ये निर्देश कौन दे रहा है? राष्ट्रपति के माध्यम से केंद्र सरकार दे रही है। तो इस रूप में हम ये एक चीज यहाँ पर स्पष्ट कर सकते हैं कि राज्यपाल जो है वो केंद्र के अभिकर्ता के रूप में काम कर रहा है। तो ये तीन बातें अभी हम लोगों ने देखी स्वविवेकी शक्तियों के संबंध में। पहली कि संविधान में कुछ बातें स्पष्ट रूप से उल्लेखित है जिसमें राज्यपाल स्वविवेक का प्रयोग करता है। दूसरा, कुछ कंडीशंस ऐसी आती है जिसमें राज्यपाल अपने स्वविवेक का प्रयोग करता है। और तीसरा, आर्टिकल 371 के तहत राष्ट्रपति कुछ ऐसे डायरेक्शंस देता है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के लिए जिसमें राज्यपाल अपने स्वविवेक का प्रयोग करता है। तो ये राज्यपाल की कुछ स्वविवेकीय शक्तियां हैं। यहां हम एक बात और उल्लेखित करेंगे, आर्टिकल 257 का अनुच्छेद 257 में कहा गया है कि राज्यपाल सेंटर या केंद्र के प्रति बायस्ड नहीं रहेगा। मतलब हमारे यहाँ पर हम कहते हैं ना कि सेंटर और स्टेट के बीच में अलग अलग पार्टीज की गवर्नमेंट हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि स्टेट का कोई राज्यपाल जो है वो पार्टी बेस्ड के आधार पर सेंटर की गवर्नमेंट के प्रति बायस्ड रहे। भले ही वो अपोजिशन पार्टी हो, राज्यपाल और केंद्र सरकार अपोजिशन पार्टी के हो, लेकिन अगर राष्ट्रपति कोई निर्देश दे रहा है, केंद्र सरकार कोई निर्देश या एडवाइस दे रही है राज्यपाल को, तो राज्यपाल को अनिवार्यतः उन आदेशों की पालना करनी है। तो इस संदर्भ में अनुच्छेद 257 जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। अब जैसे कि मैंने कहा कि राज्यपाल को लेकर कुछ राज्यपाल के पद को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर भारतीय संविधान निर्माताओं और विश्लेषकों के द्वारा कही गई है। तो सबसे पहले हम अंबेडकर की बात करते हैं। अंबेडकर क्या कहते हैं? ये राज्यपाल के स्टेटस को लेकर कमेंट है कि राज्यपाल क्या वास्तव में औपचारिक प्रधान है या वो वास्तव में व्यवहारिक शक्तियों का प्रयोग करता है, उसके पद की अपनी कुछ विशिष्टताएं हैं। अंबेडकर क्या कहते हैं कि शक्तियों की बात तो दूर, राज्यपाल के तो कोई कार्य ही नहीं है, वो केवल कर्तव्य ड्यूटीज करता है। मतलब कोई राइट्स नहीं है राज्यपाल के पास, वो ड्यूटीज करता है। विजय लक्ष्मी पंडित की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा था कि यदि कोई व्यक्ति राज्यपाल के पद को धारण करने का प्रपोजल एक्सेप्ट करता है तो इसका मतलब उसका जो इंटरेस्ट है वो उस पोस्ट में नहीं बल्कि उस पोस्ट के वेतन में है ना। इन सब बातों का मतलब क्या है मैं बताता हूं, पहले हम ये वक्तव्य देख लेते हैं। सरोजनी नायडू का क्या कथन था कि राज्यपाल उसी पक्षी की भांति है जो सोने के पिंजरे में बंद है। एक और संविधान निर्माता रहे हमारे के एम मुंशी ने क्या कहा है कि राज्यपाल संवैधानिक औचित्य का प्रहरी और वो कड़ी है जो राज्य को केंद्र के साथ जोड़ते हुए भारत की एकता के लक्ष्य को प्राप्त करता है। शुरू के तीन वक्तव्य तो जो थे वो राज्यपाल के बारे में नेगेटिव बात बता रहे हैं, लेकिन के एम मुंशी का ये वक्तव्य जो है वो पॉजिटिव एस्पेक्ट को बताता है। इसी तरह से एक और संविधान विशेषज्ञ हैं हमारे एमवी पायली। एमवी पायली क्या बोलते हैं कि राज्यपाल केवल नाम मात्र का अध्यक्ष नहीं है बल्कि एक ऐसा अधिकारी है जो राज्य के शासन में महत्वपूर्ण रूप से भाग लेता है। देखिए, मैंने दो तरह के वक्तव्यों को आपके सामने रखा। कुछ लोग ये कहते हैं कि राज्यपाल जो है वो राज्य के अंदर संवैधानिक प्रधान है, वो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के परामर्श से काम करता है, यहाँ तक कि वो जनता के द्वारा निर्वाचित भी नहीं होता है, वो केंद्र के द्वारा नियुक्त होता है, तो केवल केंद्र के एक तरह से पपेट है, वो केंद्र की उंगलियों पे नाचने वाला पदाधिकारी है। इस तरह के आरोप राज्यपाल के पद पर लगाए जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद यदि हम राज्यपाल की शक्तियों का पूरी तरह से विश्लेषण करें तो हमें के एम मुंशी और एमवी पायली की बात सत्य लगती है। राज्यपाल को संविधान ने कुछ अधिकार भी दिए हैं जहां पर वो अपने स्वविवेक का प्रयोग करता है, वो संविधान के अनुसार स्वयं भी काम करता है और केंद्र के निर्देशों को भी एग्जीक्यूट कराता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि राज्यपाल पपेट है। जो राज्यपाल इस प्रकार की काम करते हैं वो बायस्ड होके करते हैं, लेकिन संविधान में जब इस पद की व्यवस्था की गई है तो वो एक निष्पक्ष और बहुत महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रधान के रूप में इस पद का सृजन किया गया है और उसको फंक्शंस सौंपे गए हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बात जो वक्तव्य है जो हम राज्यपाल के बारे में बता सकते हैं। एक और चीज मैं यहाँ पर बता देता हूं, हालांकि मैं डिस्कस कर चुका हूं इस चीज को, लेकिन क्यों राज्यपाल को केंद्र का एजेंट, संघ का अभिकर्ता कहा जाता है, चार बातें हम यहाँ पर बता सकते हैं। आर्टिकल 167 के अंदर यह कहा गया है कि राज्यपाल जो है
वो समय समय पर मुख्यमंत्री से राज्य की गतिविधियों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और उन इंफॉर्मेशन को वो राष्ट्रपति को भेजेगा। राष्ट्रपति को राज्य के बारे में वो समय समय पर सूचनाएं प्रेषित करता रहेगा। तो एक तो आर्टिकल 167 के इस प्रोविजन के आधार पर यह कहा जाता है कि राज्यपाल केंद्र का अभिकर्ता है। दूसरा, हम लोगों ने कहा कि अनुच्छेद 200 आर्टिकल 200 ये कहता है कि राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्य के विधेयकों को आरक्षित रख सकता है। तो ये भी बताता है कि राज्यपाल जो है वो केंद्र का अभिकर्ता है। तीसरी बात, आर्टिकल 257 में यह साफ कहा गया है कि राज्यपाल बायस्ड नहीं रहेगा, बल्कि समय समय पर राष्ट्रपति या संघ जो भी निर्देश डायरेक्शंस देगा उनकी अनुपालना करवाएगा। इससे भी ये पता चलता है कि राज्यपाल जो है वो केंद्र का एजेंट है। और आर्टिकल 356 जिसका बहुत ज्यादा मिसयूज हुआ है प्रैक्टिस में, लेकिन अगर हम थ्योरेटिकली देखें तो 356 के अंदर संवैधानिक आपात लगता है राज्य के अंदर, और राज्य पर केंद्र का नियंत्रण स्थापित होता है राज्यपाल के माध्यम से। तो ये 4 आर्टिकल जो है वो ये बताते हैं कि राज्यपाल जो है वो संघ का एजेंट है। लेकिन जब इस बात को लेकर राज्यपाल की क्रिटिसाइज की जाती है तो ये एक हम कह सकते हैं कि इस आलोचना के पीछे पूर्वाग्रह निहित है। अगर राज्यपाल के पद पर आसीन व्यक्ति स्वयं निष्पक्ष ना होकर इन इन अनुच्छेदों का दुरुपयोग करता है तो वो नेगेटिव सेंस में केंद्र का अभिकर्ता है। लेकिन अगर इन आर्टिकल्स का वो पॉजिटिव सेंस के अंदर प्रयोग करता है तो हम कहते हैं कि संघात्मक व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए राज्यपाल एक सकारात्मक रूप से केंद्र के अभिकर्ता की भूमिका निभाता है। तो ये हम राज्यपाल के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बता सकते हैं। राज्यपाल से अपेक्षाएं क्या की जा सकती है? राज्यपाल से यह अपेक्षाएं की जाती है कि वो मुख्यमंत्री के समानांतर पैरेलल गवर्नमेंट स्थापित ना करे, वो ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाए जिससे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी प्रभावित हो। राज्यपाल से यह भी अपेक्षा की जाती है कि क्योंकि उसका बैकग्राउंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता है, लेकिन जब वो राज्यपाल के पद पर आसीन हो जाता है तो वो एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर अपना इन्वॉल्वमेंट ना रखे बल्कि अनबायस्ड होकर काम करे। राज्यपाल से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वो केंद्र सरकार का एजेंट होने के नाते केंद्र की सकारात्मक नीतियों को लागू करवाने में सकारात्मक रवैया दिखाए, ना कि एक पपेट के रूप में वो काम करे। राज्यपाल से यह भी अपेक्षा रहती है कि संविधान में जो भी पावर्स और जो भी फंक्शंस उसको दिए हैं उसकी अनुपालना स्वयं भी कराए और राज्य के अंदर भी करवाए। राज्यपाल अनबायस्ड होकर काम करे बिना पार्टी पॉलिटिक्स के। और राज्यपाल से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वो अपने पद और प्रतिष्ठा की गरिमा को बनाए रखे और जो भी फंक्शंस जिन लिमिटेशंस के साथ उनको दिए गए हैं उन लिमिटेशंस के साथ उन फंक्शंस को करें। अगर ये सारी बातों का राज्यपाल ध्यान रखते हैं तो हम कह सकते हैं कि राज्यपाल भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो हम लोग राज्यपाल के बारे में देखी है।